बच्चों, क्लास 12th के सभी बच्चों का जो नागरिक शास्त्र विषय लिए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम जो आपको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपकी बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें से जो मैंने पाठ लिया है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसमें हमको सबसे पहले देखना कि पर्यावरण, जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि समकालीन विश्व में राजनीति में पर्यावरण प्रदूषण के खतरे एवं उसके प्रभाव की वजह से पर्यावरण का चिंता प्रमुख मुद्दा है और संपूर्ण विश्व में कृषि योग्य भूमि में अब कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि उर्वरता कम होती जा रही है। और ये सब क्या हो रहा, पर्यावरण जो प्रदूषित होता जा रहा, आज हम उसी के बारे में देखेंगे इस पाठ में। बच्चों, हम देखते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या ना। जैसा कि आप जानते हो कि आसपास की परिस्थिति अथवा परिवेश जिसमें मानव रहता है, वस्तुएं मिलती हैं तथा उनका विकास होता है ना, वो सब क्या पर्यावरण में प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों के तत्वों का भी समावेश होता है। उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया ना, कि जैसे कि जो हमारे आसपास की जो परिस्थिति होती है या वातावरण होता है जिसमें मनुष्य रहता है और उसके पास अगल बगल जो भी वस्तुएं मिलती हैं तथा उनका जो भी विकास होता है पर्यावरण के अंतर्गत, यानी प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों के तत्व का उसमें मेल होता है, समावेश होता है, वही हमारी पर्यावरण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, है ना, हमारा पाठ जो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति की ओर से हमें प्राप्त होता है ना, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी है, अनुकूल जलवायु, वनस्पति है, जल है, खनिज है, ईंधन है, सौर ऊर्जा, मछली, वन्य प्राणी आदि क्या हमें प्रकृति की तरफ से मिलते हैं। ये हमारे जो प्रकृति संसाधन है वो हमारे ना, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो कि प्रकृति की तरफ से हमें मिले हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि विश्व की साझी विरासत, है ना, जिसपे सबका साझा यानी सबका जो हिस्सा होता है, इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि वह प्रकृति प्रदेश अथवा भूभाग या संपदा जिस पर संपूर्ण मनुष्य जाति या विश्व का अधिकार हो, यानी हर एक का उस पर अधिकार हो, संपूर्ण जाति यानी पूरे मनुष्य जाति का या विश्व का अधिकार हो। इस उदाहरण के लिए नदी, कुआं, है ना, चरागाह आदि भी हैं और जैसे कि देखा गया आपने। और यदि बच्चों हम विश्व की साझी विरासत के बारे में हम देखेंगे तो धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह व बाहरी, है ना, और अंतरिक्ष को भी हम विश्व की साझी विरासत कह सकते हैं ना। क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह व बाहरी और अंतरिक्ष के विश्व को भी हम साझी का यानी कि साझी विरासत के अंतर्गत कह सकते हैं। तथा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र तथा बाहरी अंतरिक्ष आदि भी। बच्चों, हम देखते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां थी, है ना, जो कि विश्वव्यापी थी, यानी कि जो विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का जो सिद्धांत था, उससे ये तात्पर्य था कि जो रियो सम्मेलन ने माना, जो रियो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत ये माना गया कि धरती के परिस्थितियों के तंत्र की अखंडता या वो गुणवत्ता के बहाल पर सुरक्षा तथा संरक्षता के लिए सभी राष्ट्र विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। किस भावना से? विश्व बंधुत्व की भावना से करेंगे ना, और सहयोग करेंगे। पर्यावरण में विश्वव्यापी विभिन्न राष्ट्रों को योगदान अलग अलग देंगे, है ना, और इसे देखते हुए राष्ट्रों को साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। और साझी जिम्मेदारियां के अंतर्गत ये भी आया कि बच्चों कि अलग अलग जो भूमिका के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देश पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन व तत्वों को प्रयोग की आकलन किया जाएगा तथा प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे, है ना, उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई। बच्चों, चूंकि कि पर्यावरण प्रदूषण जो है, जो मुद्दा है वो
साझा वैश्विक मुद्दा ना, यानी कि सबको उस चीज़ पर ध्यान देना। अतः ये भी तय किया गया कि जो देश अभी तक बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं ना, उन्हें अभी विकास की प्रक्रिया में पीछे हैं, बहुत सारे देश इस तरह से हैं, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिक व तकनीकी प्रदान का पर्यावरण रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाए, है ना, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे और आगे आ सकें। बच्चों इसमें हमने देखा साझी परंतु अलग अलग जो जिम्मेदारियां थी, यानी कि प्रत्येक देश को ये जिम्मेदारी थी कि किसी तरह से पर्यावरण प्रदूषित होने से रोका जाए, यानी कि सबको उसमें साझा, यानी सबको मिलके ये चीज़ को देखना था। हर एक देश की ये जिम्मेदारियां बनती थी कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषित होने से रोका जाए। बच्चों हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी मामलों पर भारतीय पक्ष क्या, भारतीयों का क्या पक्ष है। पहले हम देखेंगे कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व संयुक्त है, लेकिन भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए, है ना। भारतीय पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व संयुक्त है, लेकिन उनकी जो भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। बच्चों इसको हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर, है ना, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। उनकी जो दृष्टिकोण तो देखने का जो नज़रिया था वो अलग था। उत्तर के विकसित देश पर्यावरणीय मुद्दे पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते थे और जिस दशा में पर्यावरण वर्तमान में विद्यमान है। ये देश चाहते थे बच्चों कि पर्यावरणीय संरक्षण में प्रत्येक देश का उत्तरदायित्व एक समान हो, लेकिन दक्षिण के देशों का अभिमत है, यानी उनका मानना था कि विश्व में परिस्थितियों की क्षति अधिकांशतः विकसित देशों को औद्योगिक विकास में हुई है ना, जो उनकी नुकसान जो हुआ है औद्योगिक विकास में हुआ है विकसित देशों में। और यदि विकसित देशों में पर्यावरण की अधिक क्षति माने नुकसान पहुंचा, तो उन्हें भरपाई, यानी जी उनका जो भरपाई करना वो अधिक मात्रा में किया जाए। बच्चों हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तरदायित्व को लागू करने हेतु भारतीय सुझाव, यानी कि क्या क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए जो भारतीयों ने सुझाव दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 सुझाव हैं सामने। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का निर्माण, प्रयोग तथा व्याख्या में विकासशील देशों को विशिष्ट आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखना चाहिए, है ना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के जो निर्माण है उनका प्रयोग तथा व्याख्या विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को, यानी जो उनकी आवश्यकता है उनको ध्यान में रखना चाहिए। और हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय, है ना, कुछ प्रतिशत भाग अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। जो न्यायाधीश यानी जज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जज होते हैं, तथा वे धनराशि सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर विश्व बैंक अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था के माध्यम से मानवीय सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र संरक्षण की दृष्टिगत रखते हुए खर्च किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों कि कुछ ऐसी आय, यानी कुछ ऐसे पैसे जो किससे मानवीय सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र संपदा यानी संरक्षण के लिए ही, यानी उनकी सुरक्षा के लिए ही उसको दृष्टि में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए खर्च करनी चाहिए। यानी कुछ ऐसी धनराशि को जो विश्व बैंक अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था के द्वारा मानवीय सुरक्षा के लिए और संयुक्त संपदा एवं संरक्षण के लिए ध्यान में रखते हुए उस धनराशि को खर्च किया जाए। ये उत्तरदायित्व था जो भारतीय का सुझाव था। अब हम बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण संबंधी मामलों पर भारतीय पक्ष ना। इसमें हम देखते हैं कि उनका क्या दृष्टिकोण था। बच्चों दक्षिण गोलार्ध देशों के वन आंदोलन जो थे उत्तरी देशों के वन आंदोलन से विशेष अर्थों में बिल्कुल अलग थे। दक्षिण देशों में वन निर्जन नहीं है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों में वन जनजीवन है। इसी कारण उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि की श्रेणी में रखा गया और ये दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। अन्य शब्दों में बच्चों हम अर्थात हम ये कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण पर्यावरण को व्यक्ति से दूर करने की वस्तु मानता है। जैसे कि बच्चों भी हमने देखा ना, वन संरक्षण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, है ना, कि जैसे कि दक्षिण गोलार्ध देशों के वन आंदोलन और उत्तरी देशों के वन आंदोलन विशेष अर्थों में क्या थे, अलग थे। और ये दृष्टिकोण क्या हुआ, पर्यावरण को व्यक्तियों से यानी व्यक्ति से दूर करने की वस्तु मानता है। ये हमने तीसरे पॉइंट में देखा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट में, पृथ्वी को बचाने हेतु भारतीय सुझाव, यानी कि प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम
कि किस तरह से पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाए ना, प्रदूषण से, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसको किसी तरह से हमको प्रत्येक का कर्तव्य बताया कि बचाना आवश्यक है। बच्चों, पृथ्वी को बचाने हेतु विभिन्न देश सुलह एवं सहकार की नीति अपनाएं ना, आपस में ऐसा समझौता करें, क्योंकि पृथ्वी का संबंध किसी एक देश विशेष से ना होकर संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति से, यानी पूरे विश्व एवं प्रत्येक मानव जाति से है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि विश्व के प्रत्येक देश एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस पर्यावरण जो समस्या हुई, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला, उस पर ध्यान देते हुए संपूर्ण विश्व को एक होकर एक दूसरे की सहायता करना है, क्योंकि ये जो है ये किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व मानव जाति के लिए ना, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरे विश्व में है और देश जो विशेष से ना होकर बल्कि संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति से है। बच्चों, हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण और उपाय है, इनको जानना भी ज़रूरी है। पहला हम कारण देखते हैं पश्चिमी विचारधारा, है ना। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो पश्चिमी विचारधारा के लिए पश्चिमी चिंतन तथा उनकी जो भौतिक जीवन काफ़ी दृष्टि तक उत्तरदायी है। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के लिए पश्चिमी चिंतन तथा उनकी जो भौतिक जीवन है ना, उनकी दृष्टि काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी मानी गई है बच्चों। और हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि ये भी एक कारण है। और बच्चों हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि कारण मानव की आवश्यकता, यानी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण बढ़ता है तथा पर्यावरण इससे क्या होता है, प्रदूषित होता है ना। और तीसरा पॉइंट देखते हैं वनों की कटाई, है ना। जो जंगल जगह जगह देखा होगा तुम लोग, पेड़ कट रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, है ना। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का ये चौथा कारण जो जल, ये भी बहुत ही प्रमुख है बच्चों। कारखानों से निकलने वाले विषैले और रासायनिक जो पदार्थ होते हैं ना, नगरों के गंदे पानी से नदियों का जल को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। कारखाने से और निकलने वाले विषैले रसायनों तथा नगरों के गंदे पानी से नदियों का जल क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित होता जा रहा है। ये भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। बच्चों, हम पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का अभी हमने पहले पढ़ा कारण, अब हमको दूर करने के उपाय देखना है। पहला है चिंतन की आवश्यकता ना। जैसा कि आप जानते हो कि पश्चिमी जगत के भौतिक चिंतन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि पृथ्वी पर व प्रकृति पर जो कुछ भी है वह मानव के उपभोग के लिए है ना। अतः ये आवश्यक है कि मानव की सोच को बदलने का है। इसके लिए भारत को चिंतन की आवश्यकता है बच्चों। अर्थात भारत के सामने सोचने की आवश्यकता इस बात पर। दूसरा पॉइंट देखते हैं उपाय के लिए जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बच्चों रोक सकता है, वो है वन संरक्षण, यानी कि पेड़ों का संरक्षण। बच्चों, आपने देखा भी होगा कि अभी हम लोग की सरकार ने काफ़ी जगह पेड़ लगाए और पेड़ों को काटने से रोकने का भी वो किया गया और जगह जगह पौधे लगाए गए, ताकि अर्थात हम लोग को बच्चों देखना है कि वन संरक्षण में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वनों को की जो अंधाधुंध कटाई हो रही ना, उनको सबसे पहले रोकने की आवश्यकता है। और बच्चों, हम देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए जनसंख्या को भी नियंत्रित करना है ना। और किस तरह से किया जाए इसका भी सोचना है। अर्थात ऐसी योजनाएं बनाना है जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सके, जनसंख्या कम हो सके और पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। पर्यावरण प्रदूषित होने में जो चौथा पॉइंट है उसका जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जनसंख्या में वृद्धि, पश्चिमी विचारधारा। हाँ, अब इनको हमने रोकने के जो उपाय पढ़े। चौथा उपाय हम देख रहे वन जीवों का संरक्षण। अभी देखा कि जनसंख्या नियंत्रण,
तो वनों का संरक्षण, तो वनों के संरक्षण के साथ साथ हमको वन्य जीवों का संरक्षण भी देखना है, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जा सके, है ना। तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होने से बच सकेगा। यानी कि जो वन में जंतु रहते हैं ना, जीव रहते हैं, उनकी किसी तरह से उनकी सुरक्षा की जा सके, उसके लिए भी रोकथाम के लिए कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकताएं हैं। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है। बच्चों, अभी हमने इस पाठ में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में हमने पर्यावरण के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि पर्यावरण क्या है, फिर देखा कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, फिर देखा हमने विश्व की साझी विरासत क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा कि साझी परंतु अलग अलग विरासत, यानी अलग अलग जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो क्या हैं। फिर हमने देखा भारत में, यानी कि भारतीय पक्ष पर्यावरण संबंधी मामलों पर क्या है ना, भारत के क्या पक्ष हैं उसको हमने देखा। तो पहला हमने देखा था भारतीय पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व संयुक्त है, लेकिन भूमिकाएं अलग अलग हैं। फिर हमने देखा कि उत्तरदायित्व को लागू करने हेतु भारतीय सुझाव क्या क्या है, जो भारतीय पक्ष है ना पर्यावरण के संबंध में। फिर हम लोगों ने देखा कि वन संरक्षण के प्रति भारतीय क्या दृष्टिकोण है, यानी भारत का क्या दृष्टिकोण है। फिर हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी को बचाने हेतु भारतीय सुझाव। उसके बाद हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या क्या है। पहला कारण हमने देखा पश्चिमी विचारधारा, फिर जनसंख्या में वृद्धि, फिर वनों की कटाई, और देखा जल प्रदूषण। उसके उपाय देखे, चिंतन की आवश्यकता, वन संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण और वन्य जीव का संरक्षण। बच्चों, अभी हमने ये सब देखा और इसी से संबंधित आपको हम कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लिखिएगा और उस उत्तर को भी लिखिएगा। पहले आप जो मैंने आपको पढ़ाया उस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और उसके बाद जो मैंने समझा है उसको समझिएगा। फिर मैं आपको प्रश्न दे रहे हैं इससे संबंधित, उसको आप अच्छे से अपने शब्दों में उसके अर्थों को लिखिएगा। बच्चों, अभी हमने जो पाठ आपको पढ़ाया वो आपको सब समझ में आएगा, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं, और आप ध्यान से पहले उस वीडियो को देखिएगा और जो मैंने समझाया उसे सुनिएगा, और जो मैं प्रश्न दे रही उसको आप कॉपी में करिएगा। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी मामलों पर भारतीय पक्ष क्या है। पर्यावरण संबंधी मामलों पर भारतीय पक्ष क्या है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं उपाय लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं उपाय लिखिए। बच्चों, सारे प्रश्नों को अच्छे से अपने शब्दों में कॉपी में अवश्य करिएगा।